आज कांग्रेस का वजूद क्या है, मुझे बताइए आप। कि सिवाय एक नौटंकी करने के या देश में अराजकता फैलाने के, इसके अलावा और वजूद क्या रह गया है कांग्रेस का? कोई सकारात्मक काम तो देश का करते नहीं है, ना ऑपोजिशन में रह के और ना सरकार में रह करके। तो वजूद तो इनका खुद का खत्म हो रहा है। तो पर सवाल ये है कि जब वजूद इनका है ही नहीं तो शिवसेना इनकी पिछलग्गू क्यों लगी हुई है? सिर्फ बंदर बाट के लिए कि वहाँ पे जो हमें आतंक फैलाना है महाराष्ट्र के अंदर, उस आतंक को फैलाते रहे हम, और जो हमें लूट के खाना है मिल करके खाते रहे। कपिल सर, वहीं पर एक और सवाल यहाँ पर आता है, क्या लगता है आपको यह इनकी किसी भी तरीके का कोई प्रोपेगेंडा है? क्योंकि जो कांग्रेस है और जो शिवसेना है, इनकी गठबंधन सरकार है महाराष्ट्र में, तो इस तरीके से सवाल जवाब करना, इस तरीके से उंगलियां उठाना, क्या लगता है आपको? क्या ऐसा है कि ये सब मौसेरे भाई हैं, तो जो जो चीज़ें इन्हें आपस में बांटनी होती हैं वो तो बैठ जाती हैं कमरे में बैठ के, और पब्लिक को बाहर दिखाने के लिए या तो ये करते हैं कि भाई देखो हम तो आपस में भी वो करते हैं, ये करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, और या दूसरा तरीका है कि जिन चीज़ों पे कमरे में फैसला नहीं हो पाए तो उन्हें पब्लिक में ले जाओ, जिससे और आसानी से उसको ब्लैकमेल कर सको या और अपने पक्ष में ले सको। इस गठजोड़ पे ये सरकार चल रही है। जो सर महाराष्ट्र सरकार ने जो कटाक्ष जो किया है कांग्रेस पर, वो किसान बिल को लेकर ही है कि किसान बिल जो आया है उस पर कांग्रेस बिल्कुल भी विपक्ष के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कल जो राहुल गांधी है उन्होंने रैली निकाली थी और रैली निकाल के उन्होंने ये कहा था, इतने सालों से जो अत्याचार हो रहा है 6 सालों से किसान पर, वो हम नहीं होने देंगे, हम किसानों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। तो क्या लगता है आपको कि उनके राज में क्या अत्याचार नहीं होते थे क्या किसानों पर? देखिए, राहुल गांधी ने सच्चाई बयान कर दी जब राहुल गांधी ने कहा कि इतने सालों से किसान पे अत्याचार हो रहा है। भाई सन 47 के बाद से तुमने क्या किया किसान के ऊपर? किसान का बेवकूफ़ बनाने के अलावा, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैं सन 75 के अंदर 76 में मैं ये अपने शोध के सिलसिले में किसान आंदोलन पे मैं गया था प्रतापगढ़ ज़िले के गाँव के अंदर अपना फील्ड वर्क करने। तो वहाँ एक मुझे 90 से ऊपर की उम्र का किसान मिला, जो किसान नेहरू जी को उस ज़माने में 2019 के अंदर अपने कंधों पे बिठा के प्रतापगढ़ ले गया था, जहाँ से नेहरू ने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था जनता के बीच में। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई अब तो बहुत खुश हो गए? तो उसने कहा नहीं, ये सन 75 की बात है। उसने कहा नहीं। मैं कहा क्यों? बोले जी पहले एक ज़मींदार होता था, वो हमारे पक्ष में फैसला करे ना करे वो झटकाल तत् कर देता था, जो करना है हमें जो मिले या ना मिले फौरन तय कर देता था। कहता जी अब तो 2500 जमींदार हो गए, इन्होंने खाद वाले को अलग जमींदार बना दिया, ट्रैक्टर वाले को अलग जमींदार बना दिया, बीज वाले को अलग जमींदार बना दिया इन्होंने, पुलिस वाला अलग जमींदार बन गया, कोर्ट कचहरी अलग जमींदार बन गई। तो ये दर्द था उस आदमी के अंदर, उस दिल के अंदर। और बाबा रामचंद्र ने ही अवध में एक बात कही थी आज़ादी मिलने के ऊपर कांग्रेस को लेकर के, जो बहुत बड़े किसान नेता वहाँ के हुए, कि तेऊ आज राजपथ पाई, चले धर्म मर्याद मिठाई। कि राजा बनने के बाद में जो तू बात करते थे किसानों की, वो रामायण से ली थी, छुपाई थी, तुमने सारे जो है किसानों को अपने वायदे जो हैं वो भूल गए हो। आपने क्या किया? आपने कह दिया हमने ज़मींदारी हटाई है नाम के तौर पे। उसके बाद में आपने कहा हम गरीब किसान को ज़मीन देंगे, एक एक एकड़ ज़मीन पकड़ा दी। एक एक एकड़ ज़मीन के अंदर कोई आर्थिक दृष्टि से कोई मुनाफे की खेती होती है, आपने तो उसको और चुंगल में डाल दिया। गांव के बनिए के, जो बनिया लाला सेंस में जो बोलते हैं, जो साहूकार है उस सेंस में, आपने उसके चुंगल में डाल दिया, चाहे कोई भी रहा हो, बनिया हो या कोई और हो, उसके उसमें डाल दिया उन्होंने आपको है। फिर आज तक आपने किसान को जो मूल्य की बात है, न्यूनतम मूल्य की बात है उसकी उपज के, वो आप नहीं दे पाए उसको। MSP में आप कहते हो खरीद की बात, आपके काल से 10 गुनी खरीद हो रही है MSP के अंदर पूरे देश के अंदर। तुम क्या इनके काल के अंदर देश के अंदर किसान ने आत्महत्याएं नहीं की? क्या इनके काल में ऋण मिल जाता था किसान को बैंक से? क्या क्रॉप इंश्योरेंस हो जाती थी इनके ज़माने के अंदर कृषि उपज की? ना इन्होंने उस ज़माने में बिचौलियों से मुक्त कराया। मंडियों के अंदर जो बिचौलिए हैं, मतलब गरीब किसान और छोटा किसान तो मंडी तक पहुँच ही नहीं पाता है,
और आप मुझे एक वजह बता दीजिए कि दिल्ली के बाहर वही सब्जी जो 5 रुपए किलो बिकती है वो दिल्ली के अंदर 40 रुपए किलो बिकती है? या वही किसान जो है जो अपने प्याज को फेंक देता है या 50 पैसे किलो बेचता है, वही प्याज 80 रुपए और 60 रुपए कैसे किलो हो जाता है? तो कौन है बीच में जो ये करता है? और जब उसको हटाया जा रहा है और सुधारा जा रहा है तो इनको तकलीफ है। देखिए, ऐसा है कि मुझको ये बताइए कि क्या तो इन्होंने मंडी सुधार की है, और जो डिजिटाइजेशन है मंडी का वो महाराष्ट्र में हुआ सबसे पहले, वो किसी कांग्रेस की रूल स्टेट में नहीं हुआ इस तरीके से, महाराष्ट्र के अंदर हुआ, और किसान ने डायरेक्ट संपर्क जो है अपना बाहर बनाया उसको लेकर के। और इसके अलावा आप आज देखिए कि हर किसान का खाता खुलना, उसमें पैसा जाना, क्रॉप इंश्योरेंस होना, मेडिकल फैसिलिटी देना। मेडिकल बहुत बड़ी चीज़ है किसान के लिए, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो आप खेती क्या करोगे? तो ये एक बहुत फ़र्क की चीज़ है, और जो बहुत कुछ किया गया है, लेकिन इनको अगर नहीं दिखाई देता तो ना दिखाई दे इनको, कोई परवाह नहीं करेगा इनकी भी। वहीं कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में भी इसी बिल की बात हुई थी, वन नेशन वन एग्रीकल्चर, जो मोदी जी ने भी ये जो लाए हैं, भाजपा सरकार लाई है। तो इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है कि मोदी और भाजपा लाई है, इस वजह से? नहीं भाई, तकलीफ किसान कानून से नहीं है, तकलीफ कानून किसान से नहीं है, तकलीफ ये है कि ये सत्ता से बाहर हैं। जब खुद जो बातें इन्होंने सत्ता में रहते हुए कहीं, उन बातों को लागू किया गया है, तो इन्हें क्या तकलीफ होनी चाहिए? इन्हें तकलीफ बिल से नहीं है, इनको तकलीफ है सिर्फ कि सत्ता में मोदी क्यों है, मोदी को बाहर निकाला जाए सत्ता में से, और उसकी वजह से ये हर तरफ अराजकता फैलवाते हैं। मुझे एक बात बताइए, CAA से इनको क्या तकलीफ थी? आर्टिकल 370 से इन्हें क्या तकलीफ थी? ठीक है ना? तो ये पूरी तरीके से राहुल गांधी जो है ये अराजकतावादी तत्वों के साथ मिल चुका है, और जो अराजकतावादी तत्व है ना वो देश के सगे हैं ना वो कांग्रेस के सगे हैं। क्या उनके तो 4 तरीके के चरित्र हैं भाई, दोहरा चरित्र नहीं है, 4 तरीके के चरित्र हैं। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, और आराम कुछ करेंगे पूरे उसको लेकर के। और जातिवाद और ये सब जो है, सांप्रदायिकता जो है, ये कौन लाया है देश के अंदर? मुसलमानों को ये धमका के रखते थे कि कांग्रेस को वोट नहीं डालोगे तो दूसरी पार्टी वाले तुम्हें भगा देंगे, समझे? और इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम जो है कि आप मुस्लिम उस पर वोट मांगने जा रहे हैं तो वो सांप्रदायिकता नहीं है, और हिंदू ने अगर हिंदू कह के मांग ली तो सांप्रदायिकता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है इनके, अब जनता खूब समझ चुकी है। ये हर चुनाव में, जिस चुनाव में कांग्रेस की हार होती है, आप देखते हैं 1-2 महीने तक ये नौटंकी चलती है कि चुनाव हो, अध्यक्ष बदला जाए, अध्यक्ष ये किया जाए, वो किया जाए, और उसके बाद में वो फिर खत्म हो जाती है। अब यही बिहार के चुनावों को लेके हुआ है। ये बात आप बता रहे हैं कि उस लीडर ने कही, उसने कही, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि भाई बदलाव होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, कुछ दिन बाद चर्चा चलती रहेगी, पता लगा वापस वही फिर राहुल गांधी आ गए या सोनिया गांधी आ गई। अरे भाई, आपत्ति हो तो जताए, वहाँ पेपर में रिकॉर्ड पे क्या आपत्ति लाते ही है? आप देखो ना, अभी भी जो संसद में इसने किया, वो डिफेंस कमेटी की मीटिंग से उठ के बाहर चल दिया कि ये काम तो सेना के अफसरों का है। अरे सारा काम ही सेना के अफसरों का है, तुझे बाहर निकालो, तुझे क्यों रखने की जरूरत है वहाँ पे? ये तो इनकी आदत बन चुकी है।